नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में दिल्ली से सीधे राशिद अलवी जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा राशिद साहब, मुझे बताइए कि पूरे देश को पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आती है और काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कैसे आपके लिए क्या चुनौतियाँ थी, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं और आप उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं, तो क्या क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने? देखिए, सारे देश के सामने, सारी जनता के सामने चुनौतियां हैं और ख़ास तौर से राजनीतिक लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौतियां इसलिए हैं कि वो जनता से दूर नहीं रह सकते। मैं अभी अमरोहा रामपुर बाई इलेक्शन है, कई दिन घूम के आ रहा हूँ। तो आप किसी भी आदमी को ये नहीं कह सकते कि आप पीछे हटिए। लोग आते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, ये समस्या रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि हम कोविड से बच सकते थे, इस बीमारी से बच सकते थे अगर हम जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में लॉकडाउन लगा देते और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लग जाती, तो हम इस कयामत से बच सकते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री देश के नेता कम हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता ज्यादा हैं। तो उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट को स्वागत करना था फरवरी के लास्ट में, इसलिए वो लॉकडाउन नहीं लगा सकते थे उनके स्वागत की वजह से। और उसी का ये नतीजा है कि आज पूरा देश कयामत का सामना कर रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद प्रधानमंत्री को एहसास नहीं था कि आने वाले समय में क्या होगा। इसीलिए आपको याद होगा जब उन्होंने पूरे देश को एड्रेस किया और कहा महाभारत 18 दिन में जीते थे, हम कोरोना को 21 दिन में हरा देंगे। तो उन्हें यह एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी कयामत, कितनी बड़ी मुसीबत देश को आने वाली है। वो समझते थे लॉकडाउन करेंगे अचानक और 21 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं इस सब के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा राशिद साहब, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री से दुश्मनी क्या है आपकी? मैं 2014 से लगातार आप जो है आक्रामक है भारत के प्रधानमंत्री को देखते हो, कुछ ना कुछ आप बोल देते हैं, कहीं ना कहीं विवाद भी उपज जाता है इसको देखते। तो अगर इस बड़ी बीमारी को देखें तो इसमें राजनीति करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। इसमें तो देखिए आपकी पार्टी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगर हम पंजाब की बात करें जहाँ पे आपकी सरकार है, या कहीं की भी बात करें, तो ये मैं समझना चाहता हूँ इस बात को आपसे। देखिए, आपने ये कहा कि आपकी प्रधानमंत्री से क्या दुश्मनी है जी। हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, दुश्मनी का सवाल ही क्या उठता है। हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक बार उन्होंने हमें बुलाया था, हम उनके यहाँ चाय पी के आए थे। हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मुखालफत उनकी विचारों से है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार या प्रधानमंत्री ऐसा कोई कदम उठाते हैं जो देश के हित में नहीं है, तो इस सवाल को कौन उठाएगा? या तो मीडिया उठाएगा या विपक्ष उठाएगा। हम उनकी बहुत सारी बातों को अच्छा भी मानते हैं, जो अच्छी होती है हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बातें ऐसी हैं जिन पे एतराज होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, उन पे अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप मुझे बताइए कि जो कोविड के बारे में मैंने अपनी राय दी, इसमें कहाँ गलती है? अगर जनवरी के अंदर इस पे लॉकडाउन लग जाता, मैं आप ही से बहुत अदब से पूछता हूँ, जब 500 केसेस थे तो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया। आज 1 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, हर चीज खोल दी है। तो या तो तब गलत थे या अब गलत थे। किस वक्त गलत थे? कौन सी गलती थी? अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री के पास दूरदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है, तो शायद आप भी कहेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। तो ये दुश्मनी का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश का, देश के हित का, देश की जनता का। उनके हित में जो होगा वो हम जरूर बोलेंगे। जब हमारी सरकार थी तो प्रधानमंत्री बोला करते थे जी। आपको इतनी बातें मैं गिना सकता हूं, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और कश्मीर के अंदर कोई आतंकी हमला हो जाता था, तो प्रधानमंत्री कहा करते थे
सरहद पार करके कैसे आया कोई, इसके लिए भारतीय सरकार जिम्मेदार है। आज यही सवाल अगर मैं करता हूं तो आप कहेंगे कि आप दुश्मनी कर रहे हो। जो सवाल वो करते थे, मुझे ऐसा लगता है 90% हम वही सवाल करते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री क्या बोला करते थे। लेकिन आज अगर हम वो सवाल उठाते हैं तो आप भी हमसे कहते हैं कि आप दुश्मनी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जितनी कीमत कम अब है क्रूड ऑयल की, इतनी कभी नहीं रही है। और हमारे यहाँ आसमान छू रहा है डीजल और पेट्रोल, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसानों के दोस्त हैं। डीजल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, हर चीज की कीमत बढ़ेगी और इस तरह आप किसानों के दोस्त हो जाएंगे। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो देश के मुद्दे उठाते हैं। अच्छा राशि साहब, मुझे बताइए कि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका एक बहुत अहम रोल भी है। तो मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको जितना एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है कि आपने जमीनी स्तर पर आप काम करते हैं। आपने कहा उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरह से आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इस कोविड इस महाकाल में जिस तरह से जिस तरह से समस्याएं चल रही, एक तरह कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें आप मुलाकात करते हैं। तो मुझे बताइए कि कहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की लीडरशिप में है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो महामंत्री हैं, इंचार्ज हैं यूपी की, और यूपी के अंदर हर आदमी कांग्रेस पार्टी की बात करता है। वो तंग आ चुके हैं सबसे। हर आदमी कहता है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो जनता के हितों की रक्षा कर सके। तो हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी होगी, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी मुखालफत आज है और लगातार बढ़ रही है, उन्हें ना कोई तजर्बा है, ना दूरदर्शिता है। आप भी देखते होंगे हर रोज कहीं ना कहीं कोई बलात्कार हो रहा है, किसी का कत्ल हो रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं रही है। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई नेता उनके खिलाफ बोलता है, फौरन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। कभी आपने ऐसा देखा था? अभी आम पार्टी के नेता वहां भाषण देकर आए, मैंने सुना है 8-10 मुकदमे उनके खिलाफ लग गए। तो इस तरह राजनीति नहीं होती है। मैंने बहुत बार बयान दिया है कि भारत को पाकिस्तान मत बनाइए। ये तो पाकिस्तान में होता रहा है कि नई सरकार आई, पुराने लोगों को जेल में डाल दिया। तो आप तो राशि साहब ये भी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करते हैं, क्या एक आपने संबोधन दिया था, मैं पढ़ रहा था अभी इस बारे में? जी नहीं, देखिए, मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आउट ऑफ वे, बगैर प्रोग्राम के, वो नवाज शरीफ साहब के यहाँ मिलने गए, उनकी शादी में शिरकत के लिए गए, और हिंदुस्तान में आके कुछ और बोलते हैं। आपको याद होगा आडवाणी जी ने जाके वहां जिन्ना के मजार पे कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत सेकुलर आदमी थे। बीजेपी के नेता हैं, आडवाणी जी की मैं बेपनाह इज्जत करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में आके वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। वही मोदी साहब करते। नवाज शरीफ को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया था, वहां गए, उनसे मिले। आज हालात दूसरे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो, अब आप देख रहे हैं दिल्ली के कम्युनल राइट के अंदर क्या हो रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है कि इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जिनके खिलाफ FIR होनी चाहिए वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे दी गई। बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी मैंने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट देखी जिसमें लिखा है कि CAA के खिलाफ जो एजिटेशंस हुए वो सरकार को बदनाम करने के लिए हुए। अब मैं आप ही से पूछता हूं कि सरकार के खिलाफ एजिटेशन करना फैसला दिल्ली पुलिस करेगी कि ये लोकतांत्रिक है कि लोकतांत्रिक नहीं है? ये सरकार को बदनाम करने के लिए एजिटेशन हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि आज हम कहां रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं, किस तरीके की सरकार है। हमारी सरकार के अंदर कौन कितने एजिटेशंस होते थे, आप सब लोग कितने सवालात करते थे, सरकार के ऊपर कितने इल्जामात लगाते थे।
लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी के खिलाफ वारंट इशू हो गया हो, किसी के खिलाफ फोन करके दबाव डाला हो, चाहे वो मीडिया हो चाहे विपक्ष हो? और मैं तो आज इस बात को कहता हूं कि अगर हम उसी रास्ते पर चलते जिस पर बीजेपी चल रही है, तो माफ कीजिएगा, बीजेपी फिर कभी सरकार में आ नहीं सकती थी। फिर तो हम रहते ना सरकार। जब हम सीबीआई का इस्तेमाल करते, हम एएनआई का इस्तेमाल करते, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते, तो फिर तो जो हम चाहते वो होता। आज तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल या निशान उठ रहे, हर इलेक्शन के बाद उठते। राशिद जी देखिए, सीबीआई पे तो बहुत पहले से अगर देखा जाए तो मतलब आपकी भी सरकार थी तो कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे। चलिए, अच्छा मुझे बताइए कि अभी आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अगर वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो रिश्ते को अगर अच्छा बनाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो वहां पे तकलीफ कहां से हो गई आपको इस बात को लेकर? हमें कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है जी। मेरा तो कहना है कि जितने पड़ोसी मुल्क हैं सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कीजिए जी। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी पूरी विदेश नीति नाकाम हो गई। चाइना के प्रेसिडेंट को कितनी बार आपने बुलाया? प्रधानमंत्री शायद 5 बार चाइना गए। आप देख रहे हैं चाइना क्या कर रहा है, हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आज की तारीख में चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, नेपाल हमारे खिलाफ है। वो नेपाल जिसको हमेशा हम छोटा भाई मानते थे, जिसके साथ हमारे हमेशा बेहतरीन रिश्ते रहे, आज वो हमें बुरा भला कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस जा रहा है हमारे खिलाफ नेपाल, हमारे खिलाफ चाइना, हमारे खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे खिलाफ। हमने मुद्दा उठाया कि रेफ्यूजीज को हम वापस भेजेंगे जो बंगाली हैं, हिंदुस्तान में बयान देते रहे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री से कहा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कहा हमारा इंटरनल मामला है, आप परेशान मत होइए। आप मुझे बताइए, जो बांग्लादेशी यहाँ पे हैं उन्हें अगर आप बांग्लादेश भेजेंगे तो प्रधानमंत्री से तो बात करनी पड़ेगी। ये इंटरनल मैटर कैसे हो गया आपका? बांग्लादेश आपसे नाराज, माले आपसे नाराज। लंका का फॉर्मर प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे जान को खतरा है मुझे भारत की सरकार से। आप बताइए, म्यांमार, उससे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। देश के चारों तरफ जितने देश हैं उनमें किसी के साथ हमारे बेहतर रिश्ते नहीं। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हाथ में हाथ डाले प्रधानमंत्री रहते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो पड़ोस के ममालिक हैं उनमें तो एक भी आपका दोस्त नहीं रह गया। तो ये तो विदेश नीति की नाकामी है, इसे और क्या कहेंगे आप? नहीं तो क्या कहेंगे, मतलब अगर वो प्रयास अगर जारी है लगातार, आप देखिए कोई अपनी तरफ से कमी तो नहीं की जा रही है। लगातार जिस तरह से लोगों से मुलाकात हो रही है, आप ही ने कहा कि कई बार भारत के प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं, तो अच्छे रिश्ते, मजबूत रिश्ते करने का ही तो प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई आक्रमण करेगा हमारे ऊपर, भारत के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, और जाहिर सी बात है कोई घुसने की कोशिश करेगा, तो भारत तो मतलब इतना तो पीछे नहीं है। आपने भी, आपकी जब सरकार थी तब भी इसी तरह की चीजें अगर हो रही थी तो आप भी डटकर सामना कर रहे थे। तो अगर कोई प्रयास कर रहा तो वहां पे मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे भी थोड़ी सी पीड़ा रहती कि ये जब आप लोग विपक्ष में बैठते हैं तो आरोप की एक बहुत बड़ी फहरिस्त तैयार हो जाती है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर आरोप का मतलब कोई लेना देना ही नहीं उस बात से। आप मुझे ये बताइए, जितनी बातें मैंने कही हैं जी, इनमें कोई काबिले एतराज बात है? प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, क्यों नहीं आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं? ये कैसी विदेश नीति है कि वो हमारी सरहद के ऊपर बैठा है, घर में घुसा हुआ है? अच्छा, आप भी से मैं एक सवाल करता हूं जी। प्रधानमंत्री ने जब से चाइना एग्रेसिव हुआ है, हमारी सरहद पर आया है, प्रधानमंत्री का कोई बयान देखा आपने चाइना के खिलाफ? आपने कोई बयान ऐसा भी देखा जिसमें चीन का नाम भी लिया हो प्रधानमंत्री ने? नहीं तो चीन का कमर तोड़ने का तो काम हुआ। आप देखिए ना, कितने सारे ऐप जो चीनी ऐप चलते थे भारत में, इतना बड़ा एक अगर आप देखिए इतनी बड़ी मार्केट थी, उसको धराशायी तो भारत ने कर दिया, सारे ऐप बंद करके। कमर तो थोड़ी दोस्त जी, वो 59 ऐप्स पे जो पाबंदी लगाई है, जी, शायद आपको मालूम ना हो, मैं कई बयान दे चुका हूं
जी 15 जुलाई को हमारे नौजवान शहीद हुए जी। और 20 जुलाई को अडानी ग्रुप, खुद अडानी साहब चाइना में बैठकर 300 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आपने ऐप्स पे पाबंदी लगा दी। हमने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन 5 दिन के बाद अडानी ग्रुप एग्रीमेंट कर रहा है 300 करोड़ रुपए का। आप मुझे बताइए कि ये उचित है? और ये पूरी दुनिया जानती है कि अडानी कितने नजदीक है प्रधानमंत्री के। हिम्मत नहीं हो सकती चाइना में जाके कोई एग्रीमेंट करने का, और चाइना की कमर इस तरह नहीं तोड़ी जा सकती है। आप ताज्जुब करेंगे 70% हम इंपोर्ट करते हैं चीजें उनकी, हम मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एक दिन में आप नहीं कर सकते। 6 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। आप सिर्फ नारे देते रहे कि इंडिपेंडेंट इंडिया। आप एकदम चाइना से चीजों को खत्म नहीं कर सकते, नहीं मुमकिन है। आप बयान जो देना चाहें वो दें। आप निर्भर तभी हो पाएंगे जब आप अपने घर के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। जी छोटी छोटी चीजें चाइना से आ रही हैं, तो चाइना के साथ आपने जिस तरीके के रिश्ते बनाने चाहे वो रिश्ते नहीं बने। आज वो हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं देश को बताते कि सही सिचुएशन क्या है? आपने सुना कोई बयान प्रधानमंत्री का? उन्होंने एक बयान दिया था, न घुसा है न घुसा हुआ है। याद होगा आपको। इस बयान का क्या मतलब है? राजनाथ सिंह जी ने अभी बयान दिया है 38,000 करोड़ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा है उसका हमारी धरती पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना घुसा हुआ है ना घुसा। आपको बयान ख्याल होगा आपको? जी जी, अभी हाल में। ठीक है जी। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए कि कितना आश्वस्त हैं आप इस आने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर। जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? क्योंकि सबसे जरूरी तो है कि आप लोग अभी घोषित नहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव अगर लड़ना है तो आपको एक फेस तो बताना ही पड़ेगा कि कौन हो सकता है। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के मुताबिक चल रही है। जो एमएलए आते हैं उनका हक है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए। अगर पहले से तय कर दिया जाए ये हमारा मुख्यमंत्री होगा तो वो एमएलए आके क्या करेंगे? इसलिए अभी इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी हमारी लीडर है, उन्हीं की लीडरशिप के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी 2022 के अंदर। हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएं। अच्छा, मुझे बताइए कि हाशिए पे जो पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही कि हाशिए पे नेताओं को उतारा जा रहा है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इस तरह की स्थितियां जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम किससे बात करें, पार्टी में कौन लीडर है जिससे बात करें। कभी कभी क्या होता है कि बयान कुछ और आता है, काम कुछ और हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या पुराने जो नेता हैं क्या वो हाशिए में डाले जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से एक भी नेता ऐसा नहीं है। नहीं, सिंधिया की बात कर लीजिए आप, उनकी बात कोई नहीं सुनता था। अभी सचिन पायलट का मामला देख लीजिए आप, राजस्थान में जिस तरह से हुआ। तो ये कहीं ना कहीं असमंजस क्यों हो रहा है? देखिए, सचिन पायलट जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष थे। उन्हें नजरअंदाज किसने किया? नहीं, वहां के मुख्यमंत्री उनकी बात ही नहीं सुनते थे। आप देखिए उनके खिलाफ जो है वो प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। एक डिप्टी सीएम, कभी सुना ही नहीं पड़ा कि डिप्टी सीएम के खिलाफ इस तरह से एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैंने तो आज तक नहीं सुना। राशि साहब देखिए, जो पुलिस का नोटिस उनको आया था जी, वो पुलिस का नोटिस मुख्यमंत्री को भी आया था, वो पुलिस का नोटिस दूसरे लोगों को भी आया था। चूंकि वो सचिन उस वक्त दूसरी बातें कर रहे थे, इसलिए वो पब्लिसिटी मिल गई कि इनके खिलाफ ऐसा क्यों हुआ। और ये भी मैं कहूंगा ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है जी, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं के मुताबिक काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करती है। अशोक गहलोत बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े सीजन्ड लीडर हैं, बहुत तजर्बेकार हैं। और आप राजस्थान जाके देखिए, जनता उनकी वाह वाह करती है। और सचिन भी वहाँ लीडर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, आप मुझे बताइए कि देखिए, आपकी जब बात आती तो आप कहते हैं पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक नहीं सुना है कि किसी डिप्टी सीएम को जिस तरह से एफआईआर, अरे पुलिस आपकी है, सरकार में कहां, ये तो कभी हुआ ही नहीं राशिद साहब, आज तक तो मैंने नहीं देखा। ये कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी, देखिए कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जा रहा था। आज क्या इतनी बड़ी स्थिति जब पैदा हो जाती है, एक तरह से पूरा वहां पे राजनीतिक ड्रामा होता है, और जिस तरह से सचिन पायलट आक्रामक होते, तो उसमें कहीं ना कहीं तो संदेश जा रहा कि कुछ ना कुछ अच्छा हो नहीं रहा पार्टी में, कहीं ना कहीं बगावत की बू आ रही थी। देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं थी जी। सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने और नेताओं ने बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पैसे का इस्तेमाल कर रही है हमारे एमएलए को विन ओवर करने के लिए। इस मामले के अंदर केस फाइल हुआ, पुलिस ने नोटिस दिया, अशोक गहलोत को भी दिया, सचिन पायलट को भी दिया जी कि ये बताइए कोई सबूत है, क्या सबूत है, आपका ये बयान आया है। कोई ये नहीं था कि गिरफ्तारी का वारंट, ये नोटिस था कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, आपने ये बयान दिया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल वाजिब बात थी। अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो आपसे पूछेगी कि भाई आपने ये इल्जाम लगाया, इसके बारे में अपना बयान दे दीजिए। आप चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर हो, और वो नोटिस दोनों को गया था, अशोक गहलोत को भी गया था। अच्छा, मुझे बताइए कि पार्टी में मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है आपके हिसाब से? जो भी लीडर्स हैं उनकी बात सुनी जा रही है। और मुझे एक बात और बताइए कि सुनता कौन है वहां पे, मतलब मैं इस बात को समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि पार्टी में नेता कौन है आपका? देखिए, पार्टी के अंदर सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं जी, प्रियंका गांधी महामंत्री हैं, और बहुत सारे महामंत्री हैं, सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जितने हमारे महामंत्री हैं वो सब एआईसीसी ऑफिस बैठते हैं। किसी को कोई बात करनी है उनसे जाके मिल सकता है, उनसे अपनी बात रख सकता है, अपना एतराज रख सकता है। अगर किसी से कोई शिकायत है वो शिकायत रख सकता है। ये तो रूटीन है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे ख्याल से आपको भी कभी एआईसीसी ऑफिस जाना चाहिए और देखना चाहिए। नहीं, मैं तो राशि साहब जब जाता था, मैं देखता था, जब सरकार थी, आपसे भी मेरी मुलाकात होती थी, अक्सर बातचीत होती थी, तो मैं इसीलिए जो इस समय का घटनाक्रम जो दिखाई पड़ रहा था, देखिए कई सारी चीजें जैसे सामने आती है, तो जाहिर सी बात है आप एक जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारी के तौर पे हैं, और मेरा काम, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मेरा काम पूछना है आपसे, तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाहता था कि अगर आपके हिसाब से सब कुछ ठीक था, तो इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आए, तो मेरा तो काम है राशि साहब आपसे इस बात को पूछना। नहीं, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानना, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ कि फौरन बुरा मानूं और आपके खिलाफ पुलिस से कहूं कि उठा के बंद कर दीजिए। मुझे खुशी हो रही है जी। आप क्रॉस एग्जामिन कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है जी। जो हमारी कमियां हैं उन पे सवाल कीजिए, उसमें ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तभी ईमानदार जर्नलिस्ट होंगे जब आप हमसे ऐसे सवाल करें जिन सवालों में आपको लगता हो कि हमारी कमियां हैं। यही तो जर्नलिस्ट का काम है, यही तो जर्नलिज्म है। तो मुझे बता दीजिए ना कि कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा उत्तर प्रदेश का? मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी प्रियंका गांधी की लीडरशिप के अंदर चुनाव होगा जी। और अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो 1.5 साल पड़ा है। जब चुनाव आएगा तब इस सवाल को बात करेंगे आपसे। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब मामले होते हैं उसमें प्रियंका गांधी जी इस समय जो है बहुत आक्रामक है, और लगातार ट्वीट उनके आ रहे हैं। तो जो ये टीम है उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। इससे कितना आश्वस्त है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए जितना सीरियस चल रहा है मामला, वो कैसा आपको लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में कोई नया गठबंधन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर से हमारे पक्ष में है जी। और अगर ये कोविड की कयामत बर्पा ना होती तो कांग्रेस पार्टी का गिराफ कहीं का कहीं चला गया होगा। क्योंकि कोविड की वजह से मूवमेंट के अंदर कमी आई, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, लोगों से ज्यादा बात नहीं कर सकते, तो वो दुश्वारी सबके साथ है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है 2-3 महीने के अंदर हालात बेहतर होंगे, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं हर जगह, कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत बन के उभरेगी। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा लक्ष्य 2022 में सरकार बनाने का है, और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ होगी। अच्छा, एक चर्चा और आ रही है राजनीतिक घराने से, अगर एक तरह से राजनीतिक जो चल रही है उस पर एक चर्चा आ रही है कि
फिर से चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर कांग्रेस आएगी फिर से मैदान में? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ अलायंस करेगी। जी। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। अभी बाई इलेक्शन है, 8 बाई इलेक्शन है। हमारा तो किसी के साथ अलायंस नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वक्त था वो गुजर गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश और काविश कर रही है कि अपने ताकत पर चुनाव लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे सीधे दिल्ली से लाइव जुड़े और इतनी सारी हम लोगों ने बेबाक आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। S7 न्यूज चैनल में आप जुड़े सीधे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे राशिद अल्वी साहब जो हमारे साथ में सीधे दिल्ली से मौजूद थे। हम आपको बताएं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खामे में जो चल रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनके बयान काफ़ी मायने रखते हैं। S7 का संवाद कार्यक्रम में फिर हो गया आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहिए और मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई भी दवा नहीं बनी। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। देखते रहिए S7 न्यूज़, अपना शहर अपनी खबर। नमस्कार।